हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, बुक्स मिल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट में जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं या सोल के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम के हैं या ऑनर्स के हैं, सभी का सिलेबस सेम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और जो एग्जाम में कंसेप्ट आने हैं वो सारी चीजें सेम ही हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा। एक एक करके 5 यूनिट कवर करवाऊंगा। वीडियो के पार्ट्स में आएंगी, एक चैप्टर की जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो सारे आपको अपडेट मिलता रहेगा यहीं पर चैनल पर। ये जो सारी चीजें मैं कवर करवाने वाला हूँ, ये जो मैंने अपनी खुद की बुक बनाई है उसमें से कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज की ये बुक है। आपको अगर परचेज करनी है तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मेरे को डीएम करिए, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे आपको परचेज करनी है। और इसी में से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। सारा कंटेंट आपको कवर करवाया गया है इस बुक के अंदर। बाकी साथ में आपको 2 पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये बेनिफिशियल होने वाली है बुक आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज हमें स्टार्ट करनी है इसकी जो यूनिट नंबर 1 है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। उस यूनिट से हमें स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर आपका सिलेबस क्या क्या दिया गया है। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो सबसे पहले मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, फिर ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CS4 ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, CAS 22 ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारी चीजें, इतना कंटेंट आपको कवर करना है, जो कि सारी चीजें मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। तो द कॉस्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ CIMA लंदन डिफाइंस कॉस्टिंग एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके की टेक्निक होती है या प्रोसेस होती है, जिसके मदद से हम किसी भी चीज की कॉस्ट जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और कमिटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशन विद कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। कॉस्टिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है किस चीज का कॉस्ट को अकाउंट करने का। मतलब कॉस्ट जो होती है किसी भी चीज की, उसको रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है। कब से स्टार्ट हो जाता है, जब से वो उस पर एक्सपेंडिचर स्टार्ट होता है या फिर हम उस पर एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देते हैं, कमिट कर देते हैं, से लेकर जब तक वो कॉस्ट सेंटर उसके सारे कॉस्ट यूनिट तक नहीं बन जाती है, जब तक वो यूनिट में कन्वर्ट ना हो जाए चीज, तब तक की उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो सारी हम किसकी मदद से जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से वो सारी चीजें जानते हैं। In this widest uses, it embraces the preparation of statistical data, the application of cost control method, and the ascertainment of profitability of activity carried out or planned। ये किस चीज में मदद करती है, ये हमें किसी भी जो भी यूनिट, मतलब जो भी चीज हम बना रहे हैं, कॉस्ट किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे कोई गुड्स हो या सर्विसेज हो। तो जो भी चीज है, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है हमारे पास, हम उसका यूज करके उसकी कॉस्ट को जानते हैं और उस पर हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो चीज हमें पता लगती है कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो पहला आता है टू एनालाइज एंड क्लासिफाई ऑल एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें किस चीज में मदद करता है, ये हमें एनालाइज और क्लासिफाई करने में मदद करता है कि जो भी हमने खर्चा करा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट कितनी है, ये मतलब बनाने की कॉस्ट कितनी है, और रॉ मटेरियल वगैरह जो उसमें लगा है उसकी कॉस्ट क्या है। इन सारी चीजों को जानने में मदद करता है। नेक्स्ट है टू अराइव एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट और सर्विस, एंड टू डेवलप कॉस्ट स्टैंडर्ड। ये किस चीज में मदद करता है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने में मदद करता है। जॉब ऑपरेशन की कॉस्ट, मतलब कितना उस पर लेबर वर्क लगा है उसकी कॉस्ट जानने में, कितनी उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है, कितनी उसकी डिपार्टमेंटल और सर्विस कॉस्ट है, और कितनी उसकी बाकी सारी कॉस्ट है, ये सारी चीजें जानने में मदद करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टू इंडिकेट टू द मैनेजमेंट एनी इनएफिशिएंसी एंड द एक्सटेंट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ वेस्ट, वेदर ऑफ मटेरियल, टाइम, एक्सपेंस और इन यूज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टूल्स। ये और किस चीज में हमें मदद करती है कि
अगर जो चीजें हमारी यूज हो रही हैं किसी चीज के प्रोडक्शन में, उनको अच्छे से हम मैनेज कर पाए, जब हमें उनके कॉस्ट के बारे में पता लगेगा कि कौन सी चीज कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, कैसी क्या रेट है उनका, तभी हम उसको मैनेज कर पाएंगे, जिससे उसकी इनएफिशिएंसी कम हो पाएगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो पाएगी। एनालिसिस ऑफ कॉजेज ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट में इंडिकेट रेमेडियल मेजर। तो अगर कोई भी चीज है जिसे का हम ओवर यूज कर रहे हैं या इनएफिशिएंसी से यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें उसका लॉस का पता लग जाएगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है, इससे हमें कितना लॉस हो रहा है, तो हम उसे अच्छी तरीके से मैनेज करके यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डेटा फॉर पेरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट सच इंटरवल that is weekly, monthly or quarterly as may be desired by management during the financial year and not only for the whole business but also by department or individual product। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करता है, तो ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या कर सकें, पेरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम प्रॉफिट एंड लॉस जान सकें। हम वो टाइम टू टाइम कितना भी हो सकता है, चाहे वीकली प्रॉफिट एंड लॉस देखें, चाहे मंथली देखें, क्वार्टरली देखें या ईयरली देखें, या फिर चाहे पूरे बिजनेस का देखें, किसी एक डिपार्टमेंट का देखें या किसी एक प्रोडक्ट का देखें, उस चीज में ये कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है। हमें सेपरेटली यूनिट वाइज से लेकर डिपार्टमेंट वाइज और बिजनेस वाइज सारी कॉस्ट निकाल के दे देता है। नेक्स्ट है टू रिवील सोर्सेज ऑफ इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन हैविंग रिगार्ड टू मेथड, टाइप ऑफ इक्विपमेंट, डिजाइन, आउटपुट एंड लेआउट। और ये किस चीज में हमें मदद करता है कि हमें प्रोडक्शन किस तरीके मेथड से करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए प्रोडक्शन में, कौन से इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, क्या डिजाइन यूज करना चाहिए, क्या आउटपुट यूज करना चाहिए और क्या लेआउट, ये सारी चीजें किस तरीके की यूज करनी चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम लग सके, इस चीज में भी ये हमारी मदद करता है। Next is to provide actual figure of cost for comparison with estimate and to serve as a guide for future estimate or quotation and to assist the management in their price fixing policy। और ये हमें किस चीज में मदद करता है, ये हमें कॉस्ट की एक्चुअल फिगर्स निकाल के दे देता है जिसे हम कंपेयर कर पाते हैं। जो हमने एस्टिमेट एक्सपेंडिचर कर रखा होता है कि हमारा इतना खर्चा हो सकता है और एक्चुअल में इतना हुआ है, उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एक एस्टिमेट पता लगता है कि आगे हमें और फंड की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है। और इसकी मदद से, इस कंपैरिजन की मदद से क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो भी जो गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है उसका प्राइस फिक्स करने में उन्हें हेल्प मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट कंपैरेटिव कॉस्ट डाटा फॉर डिफरेंट पीरियड एंड वेरियस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। टू प्रेजेंट कंपैरेटिव कॉस्ट डाटा, कॉस्ट अकाउंटिंग और किस चीज में मदद करती है, हमें डेटा को कंपैरेटिव फॉर्म में शो करने में मदद करती है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड का और डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर डेटा को कंपेयर कर पाते हैं, जिससे हमें बिजनेस को डेवलप करने की एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन मिल पाती है कि हमने पिछले टाइम में इतना करा था, अब हमारी ग्रोथ इतनी हुई या हम डाउन इतना गए, अब हमें आगे किस तरीके से परफॉर्म करना है। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन बजटरी कंट्रोल। और ये किस चीज में मदद करता है, ये हमें बजटरी कंट्रोल में भी, मतलब बजट्स बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है इससे। नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड द रिलेटिव प्रोडक्शन रिजल्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन यूज एज बेसिस फॉर एग्जामिनिंग एफिशिएंसी। और किस चीज में मदद करता है, ये हमें प्रोडक्शन के रिजल्ट को रिकॉर्ड करने में मदद करता है, जिससे हमें क्या मिलता है कि हमें कितने एफिशिएंटली, किस एफिशिएंसी से हमारी मशीनरी वगैरह वर्क कर रही है, ये सारी चीजें जानने में भी मदद मिल पाती है। ठीक है, ये आपके 8 ऑब्जेक्टिव हो गए कि जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम एट सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस एंड इट्स प्रोप्राइटर एंड अदर कनेक्टेड विद इट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका एम क्या होता है, जो बिजनेस है या जो प्रोप्राइटर हैं या जो भी लोग उसके साथ कनेक्ट हैं बिजनेस के साथ, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके रखना, बचा के रखना। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड रेंडर इंफॉर्मेशन फॉर गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज क्या होता है, इसका एम ये होता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, डायरेक्शन प्रोवाइड करे, गाइडेंस दे, जिससे हम क्या कर सकें, अच्छी प्लानिंग कर सकें, मैनेज कर सकें सारे ऑपरेशंस को, कंट्रोल को, और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस अच्छे से हो पाए। ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंट आर केप्ट इन सच अ वे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर स्टैट्यूट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके, मतलब जो फॉर्मेट, जो मेथड कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं वो सारे कंप्लाई हों,
इनकम टैक्स के अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो सारी कंप्लाई हो, और अगर कोई भी स्टैट्यूट मतलब कोई भी अगर लॉ या एक्ट एप्लीकेबल है तो वो सारी चीजें कंप्लाई हो। इस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट अकाउंट आर जनरली केप्ट वॉलंटरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। जबकि जो कॉस्ट अकाउंट होते हैं वो ऐसे किसी भी कंप्लायंस के साथ नहीं बनाए जाते, वो सिर्फ किस लिए बनाए जाते हैं ताकि जो मैनेजमेंट को चाहिए वो चीज मैनेजमेंट को मिल सके, इसलिए ये कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंट एम्फेसाइज द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी व्हाइल कॉस्ट अकाउंट एम्स एट असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेट डाटा फॉर वेरियस पर्पसेस। जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी जानना किसी भी बिजनेस की। जबकि जो कॉस्ट अकाउंट होते हैं उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज की कॉस्ट को जानना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एज अ होल, वेयर एज कॉस्ट अकाउंट डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट जॉब और सर्विसेज। जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं वो हमें नेट प्रॉफिट और लॉस बताते हैं किसका, पूरे बिजनेस का। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस हर प्रोडक्ट का भी बताती है, हर जॉब का बताती है, हर सर्विस का बताती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली गिव इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट टू मैनेजमेंट एज एंड व्हेन डिजायर्ड। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हमें ऑपरेटिंग रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट देती है कॉस्ट के बारे में जब भी उन्हें इस चीज की जरूरत होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंट डील्स मेनली विद एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर बट कॉस्ट अकाउंट डील पार्शियली विद फैक्ट एंड फिगर। जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं वो किस चीज के साथ डील करते हैं, फैक्ट एंड फिगर के साथ डील करते हैं। जबकि जो कॉस्ट अकाउंट होते हैं उन्हें एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर से मतलब नहीं होता है, वो एक एस्टिमेट पर भी वर्क कर जाते हैं। सेवंथ है फाइनेंशियल अकाउंट आर कंसर्न विद एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस कंसर्न ऑन वन साइड एंड थर्ड पार्टी ऑन दी अदर। जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के साथ डील करते हैं, मतलब एक साइड बिजनेस इन्वॉल्व होता है, दूसरी साइड कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व होती है। while cost account are concerned with internal transaction which do not form part of basis of payment or receipt of cash। जबकि जो कॉस्ट अकाउंट होते हैं वो इंटरनल ट्रांजैक्शन के साथ डील करते हैं, मतलब एक बिजनेस के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है उन सभी के साथ डील करते हैं। उनका बाहर के अदर पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही इसमें कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक लास्ट डिफरेंस है द कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंट बट कॉस्ट आर ब्रोकन इनटू यूनिट इन कॉस्ट अकाउंट। जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसके अंदर किसी भी चीज की कॉस्ट कैसे दे रखी होती है, एग्रीगेट इकट्ठी दे रखी होती है। वहीं जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसके अंदर किसी भी चीज की कॉस्ट को ब्रेक डाउन करके दे रखा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी की कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है। तो नंबर 1 है कॉस्ट असरटेनमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस रेंडर्ड विद द रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सबसे पहला मेन जो स्कोप है वो यही है कि हमें किसी चीज की कॉस्ट जाननी हो तब हम कॉस्ट अकाउंटेंसी का यूज करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी सर्विस की कॉस्ट एक एक्यूरेसी के साथ जब जाननी हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन विद रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एंड विद प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प करता है। जो कॉस्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प करता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब से एक्सपेंडिचर होना स्टार्ट होता है तब से उसे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं और जब तक वो बिल्कुल उसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा क्रिएट नहीं हो जाता है तब तक वो एंड नहीं होता है प्रोसेस। फिर आएगा कॉस्ट कंट्रोल। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर। और कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या मोटिव है, वो किस चीज में हेल्प करता है कि वो हेल्प करता है किसी भी जो हमारी यूनिट बन रही है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कि एक जो हमने पैरामीटर सेट कर रखा है उससे ज्यादा उसकी कॉस्ट ना हो, इस चीज में भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिपोर्ट। तो दिस इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दीज रिपोर्ट्स आर प्राइमरी प्रिपेयर्ड फॉर यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। कॉस्ट रिपोर्ट हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें क्या हेल्प होती है, वो कॉस्ट रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प करता है। कॉस्ट रिपोर्ट क्या होती है, एक तरीके की रिपोर्ट होती है जिसके अंदर सारी कॉस्ट दी गई होती है, जिसके बेसिस पर कोई भी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को अप्रेज करती है, मतलब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है और जो भी डिसीजन उन्हें लेने होते हैं वो डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड चेक ऑन एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। कॉस्ट ऑडिट में हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब ये क्या करती है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने करी होती है, मतलब कॉस्ट को रिकॉर्ड करा होता है, उस चीज को चेक करने में हेल्प करती है कि सारी चीजें करेक्टली
रिकॉर्ड करी गई हैं उन्हें वेरीफाई करती है। इट्स पर्पस इज नॉट ओनली टू इंश्योर द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट बट ऑल्सो टू सी द प्रिंसिपल एंड रूल्स हैव बीन अप्लाइड करेक्टली। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी देखना ही नहीं होता, मतलब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं, हमने क्या प्रिंसिपल अप्लाई करा है, क्या रूल अप्लाई करा है, ये सारी चीजें भी कॉस्ट ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग के हमारे एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो नंबर 1 है कॉस्ट अकाउंटिंग लोकेट द एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर डिक्रीज और इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि हमारे जो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होने का क्या कारण है। इट डिफाइंस द अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन, सो दीज में बी एलिमिनेटेड और अल्टरनेटिव मेजर्स में भी टेकन। ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन है जो कि अनप्रॉफिटेबल है, मतलब जो कि लॉस दे रही है, तो उसे या तो एलिमिनेट करा जाता है या उसके लिए करेक्टिव मेजर लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंट फर्निश सुटेबल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू सर्व एज अ गाइड इन मेकिंग डिसीजन इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल कंसिडरेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग और क्या करता है, हमें मतलब जो मैनेजमेंट है उन्हें सुटेबल डेटा और इन्फॉर्मेशन जो उन्हें जरूरत होती है वो प्रोवाइड करवाता है, जिसके बेसिस पर वो अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर प्राइस फिक्सेशन पर्पस ऑल्दो सेल प्राइस इज जनरली रिलेटेड मोर टू इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट देन टू कॉस्ट द लेटर सर्व एज गाइड टू टेस्ट द एडुकेसी ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग और किस चीज में हेल्प करता है, प्राइस को फिक्स करने में भी हेल्प करता है। वैसे तो जो किसी भी चीज का प्राइस मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग भी उसके प्राइस फिक्सेशन में हमें मदद करता है। नेक्स्ट है विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल मेथड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज सेट। कॉस्टिंग की मदद से हम क्या कर पाते हैं, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब उस लेवल पर प्रोडक्शन कर पाते हैं जिस लेवल पर हमारा वर्क सबसे ज्यादा एफिशिएंटली होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंपैरिजन हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, तो कंपैरिजन में भी पीरियड टू पीरियड ऑफ द फिगर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पीरियड और फैक्ट्री और सेवरल यूनिट इन एन इंडस्ट्री बाय एम्प्लॉइंग यूनिफॉर्म कॉस्ट एंड इंटरफर्म कंपैरिजन मेथड। क्या हो पाता है कॉस्ट कंट्रोल से, कॉस्ट कंपैरिजन हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, हमारी कॉस्ट का जब हम कंपैरिजन कर पाते हैं दूसरी चीजों के साथ तो फिर हम उसे कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ कॉस्ट सिस्टम प्रोवाइड रेडी फिगर फॉर यूज बाय गवर्नमेंट वेज ट्राइब्यूनल एंड बोर्ड एंड लेबर एंड ट्रेड यूनियन। कॉस्ट सिस्टम और क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें एग्जैक्ट फिगर बता देता है जो कि गवर्नमेंट यूज करती है, वेज ट्राइब्यूनल होती है वो यूज करती हैं, लेबर और ट्रेड यूनियन यूज करती हैं जब उन्हें इनकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम कंबाइंड विद ऑपरेशन रिसर्च एंड वैल्यू एनालिसिस टेक्निक लीड टू इकोनॉमी। कॉस्ट रिडक्शन कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग और किस चीज में हेल्प करती है, हमें वेरियस टाइप के कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम से एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, एक अच्छी टेक्निक का यूज कर पाते हैं जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। नेक्स्ट है व्हेन अ कंसर्न इज नॉट वर्किंग टू फुल कैपेसिटी ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज शॉर्टेज ऑफ डिमांड और बोटलनेक इन प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ आइडियल कैपेसिटी कैन रीडली वर्कड आउट एंड रिपील टू द मैनेजमेंट। क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन होती है जब कोई जो फर्म है वो अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क नहीं कर पाती है किसी रीजन की वजह से, तो इससे क्या होता है जो आइडियल कैपेसिटी की कॉस्ट होती है उसे हम बता पाते हैं मैनेजमेंट को कि ये हमारी आइडियल कैपेसिटी की कॉस्ट है और इसको किसी भी तरीके से कम करना चाहिए। नेक्स्ट है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम विच इंक्लूड अ प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कॉस्ट सिस्टम। एक और क्या बेनिफिट है कि ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम प्रोवाइड करवाती है जिसके अंदर हम कंटिन्यूअसली स्टॉक को रिकॉर्ड करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, जिसकी मदद से हमें क्या होता है सारी चीजों की कॉस्ट पर एक तरीके से निगरानी रहती है। ठीक है, ये आपके एडवांटेजेस हो गए कि कॉस्ट अकाउंटिंग के आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कॉस्ट क्या होती है, तो कॉस्ट इज मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। कॉस्ट क्या है, एक मॉनेटरी टर्म के अंदर हम किस चीज को मेजर करते हैं कि हमारे कितने रिसोर्सेज का यूज करा है हमने गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए, उस चीज को जब हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लेते हैं तो वो बन जाती है कॉस्ट। Cost is also defined as amount of expenditure incurred on or attributable to given thing or to ascertain the cost of a given thing। कॉस्ट को हम और कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर जो हमने करा है या होने वाला है किसी चीज के ऊपर, उस चीज को हम कॉस्ट का नाम दे देते हैं। अब देखिए कॉस्ट होती कितने टाइप की है, तीन टाइप की कॉस्ट होती है, एक होती है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है लेबर कॉस्ट, एक होती है ओवरहेड कॉस्ट। अब इनके भी दो दो सब पार्ट हैं, एक होती है डायरेक्ट मटेरियल, एक होती है इनडायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर, एक डायरेक्ट ओवरहेड एंड एक इनडायरेक्ट ओवरहेड।
तो देखिए सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहला आएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या होती है? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसे जो हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर दें, मतलब हम जिसे हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं या अलॉट कर सकते हैं किसी चीज को, जो कि उसे इकोनॉमिकली फिजिबल बना है, उस चीज को हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर दोज मटेरियल व्हिच कैन आइडेंटिफाई इन प्रोडक्ट एंड कैन बी कन्वीनियंटली मेजर्ड एंड डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो कि किसी प्रोडक्ट के अंदर हम डायरेक्टली देखकर आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी जो कॉस्ट हैगी उसे हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से चार्ज कर सकें, उसे कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। सेकंड है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल द कॉस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी कॉस्ट जिसे हम किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो भी चीज हमने बनाई है या जो भी सर्विस हम दे रहे हैं उस चीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ऐसी कॉस्ट जो हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर, वो कहलाती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट नॉर्मली फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। ऐसी चीजें जो फिनिश्ड गुड्स का पार्ट्स नहीं होती हैं लेकिन उनकी कॉस्ट को हम फिनिश्ड गुड के कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, उस चीज को कहा जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में कोई भी रॉ मटेरियल है कि उसकी कॉस्ट होगी वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, मशीनरी को चलाने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सारी चीजें वैसे तो उसमें ओवरहेड में आएंगी। इनडायरेक्ट मटेरियल में हमारी जो भी हम इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करेंगे वो चीज आएगी हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। इन सिंपल वर्ड इट इज दैट लेबर विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई और एट्रीब्यूटेड होली टू अ पर्टिकुलर जॉब। वो कॉस्ट लेबर की जो कि फिनिश्ड गुड्स को बनाने में, एक्चुअल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो लेबर इन्वॉल्व होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। wholly to a particular job, product or process or expended in converting raw material into finished good। ऐसे लेबर जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है उनकी जो कॉस्ट होती है वो हमारी कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। फिर आती है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। द लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी कॉस्ट जिसे हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस चीज को कहा जाता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। द वेजेस ऑफ लेबर विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी अपॉर्चुनेट टू एब्जॉर्ब्ड बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज नोन एज इनडायरेक्ट लेबर। ऐसी लेबर की कॉस्ट जो कि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में तो इन्वॉल्व नहीं होती है लेकिन उसकी जो कॉस्ट होती है उसे हम प्रोडक्ट से चार्ज करते हैं, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को ही हम ओवरहेड भी कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग सर्विसेज व्हिच कैन बी आइडेंटिफाई और लिंक विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ऐसी एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट पर चार्ज किए जा सकते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, शेयरेबल, ट्रांसफरेबल होते हैं प्रोडक्ट पर, जो कि ना तो डायरेक्ट मटेरियल में आए होते हैं ना डायरेक्ट लेबर में आए होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और लेबर दैट इज स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली किए जाते हैं लेकिन ना तो वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है ना लेबर की कॉस्ट होती है। इसके अलावा जो भी कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए की जाती है, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, उसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वहीं ओवरहेड क्या होते हैं? जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ओवरहेड कंप्राइज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, एम्प्लॉय एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस व्हिच आर नॉट आइडेंटिफाई और एलोकेटेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओवरहेड में डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड सच अदर एक्सपेंस इंक्लूडिंग सर्विस कैन नॉट बी कन्वीनियंट एज चार्ज डायरेक्टली टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओवरहेड के अंदर हमारी तीनों चीजें आ जाती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते, मतलब उन पर चार्ज नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन उन्हें कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, वो कहलाते हैं हमारे ओवरहेड। ठीक है। अब कॉस्ट भी कई सारी टाइप की कॉस्ट होती हैं, ये तो इनके मेन मेन पार्ट्स हो गए थे। अब कॉस्ट किस किस टाइप की होती है? तो सबसे पहली हमारी जो आती है वो आती है प्राइम कॉस्ट। तो द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट कब होती है? जब हम डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट ओवरहेड को, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दे तो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल के आती है।
जनरली इट कंस्टिट्यूट 50 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्राइम कॉस्ट होती है वो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट का 50 से 80% कॉस्ट आपकी प्राइम कॉस्ट में आती है, एज इट इज प्राइमरी टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। क्योंकि ये प्राइमरी कॉस्ट होती है तो इसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज टेक्निकली नेम फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब प्रोजेक्ट, अ डिपार्टमेंट और एनी एक्टिविटी टू विच कॉस्ट रिलेट। ये क्या होती है? ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट या एक्टिविटी जिससे कॉस्ट रिलेट करती है उस चीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। Therefore, term cost should always be linked with cost object to be more meaningful। तो इसीलिए कॉस्ट को हमेशा कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में ही समझा जाता है। फिर आता है कॉस्ट सेंटर। क्या होता है? तो CIM में डिफाइन अ कॉस्ट सेंटर अ लोकेशन और अ पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट इन और कनेक्टेड विद अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू विच कॉस्ट ascertained एंड यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ऐसा कोई भी लोकेशन हो सकती है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी आइटम या इक्विपमेंट हो सकता है जिसकी कॉस्ट को एसरटेन किया जाता है, मतलब जाना जाता है, उस चीज को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सिस्टम एंड सर्विसेज। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? ऐसी सेगमेंट बिजनेस की जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। Thus, profit center encompasses both cost that incur and revenue that it generates। तो प्रॉफिट सेंटर के अंदर दोनों चीजें आती हैं, जितनी कॉस्ट इनकर करी होती है और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, और जहां पर ये इनकर होता है उस चीज को प्रॉफिट सेंटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट यूनिट। क्या होती है? तो कॉस्ट यूनिट इज अ डिवाइस फॉर पर्पज ऑफ ब्रेकिंग अप और सेपरेटिंग कॉस्ट इनटू स्मॉलर सब डिवीजन एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट यूनिट एक डिवाइस होता है जिसका यूज किस लिए करा जाता है? कॉस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जिसका यूज करा जाता है उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। कॉस्ट यूनिट कैन बी डिफाइंड एज यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट इज असरटेन्ड। ऐसी यूनिट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जिसके लिए हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं वो कहलाती है कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यहाँ तक ये पार्ट 1 में इतना कंसेप्ट कवर कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन से आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना ना भूले आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।